पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक बात किया था। आप बात करते हैं 36 के बारे में, ठीक है। तो 36 से पहले एक बात बताओ, आपने टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ सुनी हुई है ना कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये उसी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। क्लॉक मूविंग इन रेफरेंस फ्रेम एज कम्पेयर टू आइडेंटिकल क्लॉक एज इन रिस्ट फ्रेम अपीयर्स एज स्लोअर। देखो बोल ये रहा है कि कोई भी एक घड़ी है जिसको किसी एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम के अंदर रखा गया है और एक कोई दूसरी घड़ी है जिसको एक रेस्ट रेफरेंस फ्रेम के अंदर रखा गया है। तो रेस्ट वाले रेफरेंस फ्रेम के मुकाबले जो मूविंग वाला रेफरेंस फ्रेम है उसमें जो घड़ी रखी हुई है वो क्या स्लोअर, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर टाइम क्या धीरे धीरे भाग रहा है, मतलब स्लो भाग रहा है, ठीक है। किसके मुकाबले? उस वाले के फ्रेम के मुकाबले जो फ्रेम क्या हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लेते हैं आपने लाइट की स्पीड से स्पेस के अंदर एक दिन ट्रेवल किया है, ठीक है। एक दिन ट्रेवल किया, जहाँ तक आप पहुँच सकते थे वहाँ तक गए, फिर आप वापस आ गए। मान लेते हैं एक दिन गए और दूसरे दिन पूरा आ गए, ठीक है। मान लेते हैं अर्थ से बाहर आपने 48 घंटा बिताया, अर्थ से बाहर 24 घंटा जाने में और आने में, ठीक है। जब वापस आओगे ना तो आपको क्या लगेगा? आपको तो यही लगेगा कि मैंने 48 घंटा ट्रेवल किया, मतलब अर्थ पे 2 ही दिन बिता होगा। लेकिन अगर आप लाइट की स्पीड से 48 घंटे ट्रेवल करके रिटर्न आओगे ना तो अर्थ पे कई साल बीत गए होंगे, ठीक है। यही हमारे पास टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी ऐसा रेफरेंस फ्रेम है जो क्या मूव कर रहा है, तो एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम जो रुका हुआ है उसके मुकाबले जो मूव कर रहा है रेफरेंस फ्रेम, उसके अंदर स्पीड क्या स्लो हो जाता है, स्पीड क्या स्लो हो जाता है, ठीक है। यही है टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट कि हम समय में आगे बढ़ जाते हैं। टाइम मशीन मतलब क्या बोलते हैं, सब कहानी यही ना बोलते हैं कि टाइम मशीन से हम समय में आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो समय में आगे जाने की बात हो रही है ना वो इसी से हो रही है कि कोई ऐसा मशीन बन जाए जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर जाए, स्पीड ऑफ लाइट से क्या ट्रैवल कर जाए। तो वहाँ पे अगर बैठ के आप ट्रैवल करोगे तो आपको क्या ऐसा लगेगा तो नहीं, लेकिन जब आप ट्रैवल करके वापस आओगे तो जहाँ से गए थे, मान लो अर्थ से गए थे तो अर्थ पे कई साल बीत गए होंगे, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ट्रैवल किए एक दिन, लेकिन अर्थ पे कई साल बीत जाएंगे, ठीक है। यही होता है टाइम डायलेशन, टाइम का स्लो हो जाना या टाइम का क्या बोलते हैं लंबा हो जाना, ऐसा आप बोल सकते हो। कि मान लो यहाँ पे टिक टिक 1 सेकेंड हो रहा है तो स्पेस में अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हो तो इसे टीक ऐसे होगा, ठीक है। तो दोनों टाइम बराबर रहेंगे, लेकिन अगर आप स्पीड से जा रहे हो तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है relativistic velocity of particle is given by pc upon under root p square plus m naught square c square, ठीक है। the term relativistic indicates the effect that are observed when velocity is near at velocity of light, ठीक है। देखो दो शब्द होता है, एक होता है रिलेटिविस्टिक मोशन, एक होता है नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के नियरली इक्वल चला जाता है, और नॉन रिलेटिविस्टिक में क्या होता है, जो आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो आगे हमारे पास क्या है, इफ़ द ऑब्जेक्ट रीचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट्स लेंथ चेंजेस टू 0, ठीक है। देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे देखा था ना, यल इक्वल टू यल नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बोल क्या रहा है, इफ़ द ऑब्जेक्ट रीचेज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, मतलब भी क्या हो जाए, सी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे सी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, मतलब क्या 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा तो उसका लेंथ कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप रियल लाइफ में भी सोच के देखो, ठीक है। मान लेते हैं ये पेन है, इसको हम ऐसे धीरे से थ्रो करते हैं तो आपको दिखिएगा कि हाँ ये पेन दिख रहा है, लेकिन अगर यही पेन अगर लाइट की स्पीड से चली जाए, मान लो इतनी स्पीड से जा रही है, अगर ये लाइट की स्पीड से जूम से चली जाए तो आपको पेन दिखेगा, आपको पेन नहीं दिखेगा, बस एक छोटा सा पॉइंट जाता हुआ दिखेगा कि हाँ कोई एक पॉइंट था जो अभी भी क्रॉस हो गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का स्पीड बढ़ाते जाते हो उसका लेंथ क्या 0 के बराबर हो जाता है, रहता वो एक्चुअल में कम नहीं होता, इतना बड़ा है तो एक्चुअल लेंथ तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब कोई ऑब्जर्व करेगा उसको देखेगा तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा कि वो लाइट की तरह बस एक पॉइंट दिखेगा जो मूव कर रहा है बहुत तेज, ठीक है। इफ़ E is the energy then the inertial mass is, देखो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जानते हो ना, तो E इज इक्वल टू, एक सेकेंड चलो यहीं पे देख लो, E इज इक्वल टू यम सी स्क्वायर जानते हो ना, तो यम किसके बराबर होगा, E अपान सी स्क्वायर के बराबर है, तो वही है, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास बिकम इनफाइनाइट। ये कैसे हुआ, हमने मास का भी फॉर्मूला देख रखा है,
देखा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे देख रखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है मास पे क्या बोलते हैं मूव करने लगती है तो उसके रेस्ट मास और एक्चुअल मास में क्या डिफरेंस आ जाता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस कुछ स्पीड से मूव करने लगती है तो उसका मास बढ़ जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए, मतलब भी सी के स्क्वायर भी सी के बराबर हो जाए, तो सी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, वन कट के वन हो जाएगा, 1 - 1 0। अब ऊपर एम नॉट नीचे 0, तो ऊपर कुछ भी नंबर बचे नीचे 0, मतलब क्या इन्फिनिटी आएगा। तो मतलब क्या मास कैसा हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो क्या रहेगा ये कन्फर्म ही नहीं हो पाएगा, वो इन्फानाइट के क्या बोलते हैं केस में चला जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑन द मून रिलेटिव टू द पीरियड ऑन द अर्थ इज लॉन्गर। देखो आपको क्या मालूम है टाइम पीरियड क्या होता है, देखो फॉर्मूला यहीं पे लिख लो। टाइम पीरियड होता है 2π√L/g के बराबर, ठीक है। तो देखो जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो आपको भी मालूम है अर्थ के मुकाबले सन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, तो जिसका जी का वैल्यू कम होगा उसके लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पूछा क्या, मून पे टाइम पीरियड की पेंडुलम का कम होगा या लंबा, कम होगा या ज़्यादा होगा अर्थ के मुकाबले, ठीक है। तो अर्थ के मुकाबले मून का जी का वैल्यू और कम है तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्पेसियल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिकल लॉ आर द सेम इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। पहला लॉ इनर्शिया, दूसरा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, तीसरा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। नॉन, देखो यहाँ पे आ गया ना, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड मीन्स जो आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले बहुत 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 कम होता है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय मैक्स प्लैंक, ठीक है। तो देखो मैक्स प्लैंक ने पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स की बात की थी 1900 के अंदर, ठीक है। फिर क्या, कॉम्पटन इफेक्ट शो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो किसी भी वेव का पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। इन प्लैंक रेडिएशन लॉ एट अ लो वेवलेंथ द एनर्जी डेंसिटी फॉलो द एक्सपोनेंशियल टर्म कर्व, ठीक है। जो उसका कर्व होता है प्लैंक रेडिएशन लॉ के अंदर, जब भी आप लो वेवलेंथ पे देखते हो तो उसका एनर्जी डेंसिटी क्या एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह बन जाता है, ठीक है। एट पीक वेवलेंथ अ ब्लैक बॉडी इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन, पीक वेवलेंथ पे ब्लैक बॉडी का मैक्सिमम रेडिएशन इमिट करता है। फुल कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय प्लैंक रेडिएशन लॉ, ठीक है। ये जो हमारे पास कौन सा एक टॉपिक था फुल कर्व ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये प्लैंक रेडिएशन लॉ ने अच्छे से समझाया था। द फिनोमिना ऑफ फोटोन इमिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज, ठीक है। जो फोटोन का इमिशन के जो फिनोमिना है पहले बार उसको हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था। द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। आपको भी मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस है तो मेजर करने के लिए वोल्टमीटर तो चाहिए ही चाहिए। द रिलेशन बिटवीन फोटो करेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो आपका फोटो करेंट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इंक्रीजिंग द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस द फोटो करेंट इंक्रीज। अगर आप क्या करते हो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हो तो फोटो करेंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। इफ द नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड देन द फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। इफ द नेगेटिव पोटेंशियल मतलब कि हम नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कम होने लगेंगे, घटने लगेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या है देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। द रेट ऑफ फोटो इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। करने का मतलब कोई भी मेटल का सरफेस है उस पर लाइट गिरा और उससे इलेक्ट्रॉन निकला, ये दोनों काम में लाइट गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, इन दोनों काम में कोई टाइम का गैप नहीं होता है। तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। जैसे ही लाइट फॉल हुआ तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कि टाइम का गैप नहीं होता कि क्या बोलते हैं लाइट स्ट्राइक करेगा फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उनके बीच टाइम का गैप नहीं होता। जैसे निकला जैसे लाइट पड़ा वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इन कॉम्पटन इफेक्ट द डिफरेंस इन वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो ये बात ट्रू है। कॉम्पटन इफेक्ट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, ट्रू है। इस बात को याद रखना। कॉम्पटन इफेक्ट में पूछ दिया जाता है कि कॉम्पटन इफेक्ट में किनके बीच कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच होता है, ठीक है।
In Compton effect, theta is known as recoil angle. In Compton effect, phi is known as scattering angle. Momentum of a photon of wavelength lambda is, देखो आपको भी मालूम है डी ब्रॉन्गली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है। तो एच अपान पी आप डायरेक्टली बोल दो या ऐसे सॉल्व करके बोल दो, ठीक है। हम क्या जानते हैं, पी इज इक्वल टू एम सी जानते हैं, ठीक है, और एम इक्वल टू एच अपान सी स्क्वायर जानते हैं। तो अब करते क्या है, पी यहाँ पे पी इक्वल टू एम सी के अंदर एम का वैल्यू पुट करते हैं। तो यह जब अपन सी स्क्वायर, अब सी तो यहाँ पे है ही, सी से सी कट जाएगा, मतलब पी इक्वल टू एच अपान सी बचेगा। देखो ये एच अपान सी बच रहा है। फिर क्या जानते हो आप, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपान लैम्डा होता है। तो यहाँ पे एफ की जगह सी अपान लैम्डा रखोगे, सी कट जाएगा, सिंपली पी इक्वल टू एच अपान लैम्डा बचेगा। क्वांटम शिफ्ट इज इक्वल टू एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस वाई। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बोथ दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप बोथ पे कर देना, इसको करेक्ट टिक करना, ठीक है, इन दोनों को मत करना, क्योंकि बोथ है तो, क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो एक ही पे लगाना है, तो बोथ पे लगा देना। द वेव एसोसिएटेड विथ द मैटर पार्टिकल आर नोन एज मैटर वेव, ठीक है। डी ब्रॉन्गली इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। डी ब्रॉन्गली इक्वेशन इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा एच अपान अंडर रूट 2m के ई के बराबर होता है, ठीक है। कैसे आया उसको भी देख लो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो करो क्या, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, एम से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक एम हो जाएगा। आप क्या जानते हो, पी इक्वल टू एम बी होता है, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर रख सकते हो, तो पी स्क्वायर अपन एम हो गया। यहाँ से आप क्या करो, पी का वैल्यू निकालोगे, तो इन दोनों को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2k m बनेगा, स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, पी इक्वल टू अंडर रूट 2m के क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। हम क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी होता है, तो ये प्लैंक कांस्टेंट, पी का वैल्यू ये रख दिया, तो ये आ गया डी ब्रॉन्गली इक्वेशन इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और वैसे देखो, जैसा कोई पूछ ले अब डी ब्रॉन्गली इक्वेशन बताओ इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है के इक्वल टू क्यू बी, क्यू चार्ज होता है, बी पोटेंशियल। बस करो क्या, ये जो लास्ट वाला रिलेशन निकाला था इसी के अंदर के की जगह क्यू बी रख दो, आपको पोटेंशियल के टर्म में डी ब्रॉन्गली इक्वेशन मिल जाएगा। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 नहीं होता, एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर होता है। फोटोन ओबे बोस-आइंस्टाइन रिलेशन। Compton effect give information about corpuscular nature of light. In quantum scattering, Compton shift is equal to Compton wavelength if angle of scattering is π/2। जब एंगल π/2 हो जाएगा तो Compton shift और Compton wavelength दोनों बराबर हो जाते हैं। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, लैम्डा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। विच फिनोमिना इज ऑप्टिकल एंड लेग ऑफ Compton इफेक्ट ऑन एक्स-रे ऑफ रमन स्कैटरिंग, ठीक है। Compton इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद गामा रेज। द स्पीड ऑफ वेव ट्रेन इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैटर वेव क्या होता है, मैटर वेव इज प्रोबेबिलिटी वेव्स। द फेज वेलोसिटी ऑफ अ वेव एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी वी जी एंड फेज वेलोसिटी वी पी इन डिस्पर्सिव मीडियम इज वी जी इक्वल टू वी पी माइनस डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। फॉर लाइट वेव्स इन फ्री स्पेस द ग्रुप वेलोसिटी इज सेम एज द वेव या फेज वेलोसिटी। ये बात सही है कि किसी भी लाइट वेव के लिए इन फ्री स्पेस जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो फेज वेलोसिटी के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री स्पेस वी पी इक्वल टू वी जी बाई 2, ठीक है। मतलब फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के मुकाबले हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। द मैथमेटिकल फंक्शन जाई इज नोन एज वेव फंक्शन, ठीक है। जो श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर जाई यूज होता है वो उसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, वेव फंक्शन। द करेक्ट रिलेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी इज वी जी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी के। मॉड ऑफ जाई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ओवर द इंटायर रेंज ऑफ स्पेस विल बी इक्वल टू यूनिटी, ठीक, यूनिटी के बराबर होता है, मतलब क्या 1 के बराबर। फिर क्या है, इफ द डी ब्रॉन्गली वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम देन रेशियो बिटवीन दियर वेलोसिटी। तो दिया गया है कि डी ब्रॉन्गली वेवलेंथ किसी भी एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का सेम है, तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। हमको क्या मालूम है, मास ऑफ प्रोटॉन 1 के बराबर होगा, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1 के बराबर होगा तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 के बराबर होगा। तो यहाँ भी एच अपान लैम्डा इक्वल टू एच अपान यम भी होता है, तो एच अपान यम मास ऑफ
प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बात चलेगी तो यह जापान मासा प्रोटॉन के मुकाबले 4 गुना है, तो 4 टाइम्स मासा प्रोटॉन वी अल्फा, ठीक है। तो मासा प्रोटॉन कैंसिल, तो सिंपली हमको इसका वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालना था, तो इसको उधर भेज दोगे, वो तो नीचे है ही, 4 उधर चला जाएगा तो 4:1 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, जो पहला पार्ट था बुक का उससे इतने ही क्वेश्चन हमको अच्छे लगे जो बहुत ही ज़रूरी थे, ठीक है। तो 84 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर कन्वर्ट वीक सिग्नल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ट्रांजिस्टर क्या है, किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। एम्पलीफिकेशन डजंट चेंज द सिग्नल शेप, हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को और क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है।